ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। दुनिया जिस वक्त नए साल के स्वागत में जश्न में डूबी थी, रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक 20 मिसाइलें दागकर हाहाकार मचा दिया। राजधानी कीव की तबाही देखकर कई लोग बिलखते हुए नजर आए। नए साल के पहले दिन दुनिया भर में जश्न का सिलसिला जारी रहा और भारत में पौ फटने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों के बाहर उमड़ पड़ी। पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने समानांतर सरकार के गठन के साथ ही कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया और दावा किया है कि उनका मकसद पाकिस्तान की आजादी। भारत में कोरोना के उस सब वेरिएंट का पहला मरीज मिला है जिसने अमेरिका में भारी तबाही मचाई है। ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट अब तक का सबसे घातक और संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। यूक्रेन में नए साल की शुरुआत रूस के मिसाइल हमलों के साथ हुई। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच रूस ने एक के बाद एक 20 मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद कीव की गगनचुंबी इमारतों के बीच धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बम धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। धमाकों के बाद कीव में एयर सायरन बजने लगा। कीव के मेयर के मुताबिक कीव में 3 जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हमले रिहायशी इमारतों पर किए गए। एक मिसाइल कीव की रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास गिरी, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। बम धमाके की वजह से कारें तबाह हो गई। चारों तरफ तबाही देखकर ये बच्चा दहशत में आकर रोने लगा। उसके पिता ने उसे दिलासा दिया। Бросила прямо в коридор. Мы очутились на полу в коридоре. И все услышали, как полетели стекла, потом начался взрыв за взрывом. कीव पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन पर रूस का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला था। कीव पर रूस ने यह हमला नए साल के आगाज से सिर्फ आधे घंटे पहले किया है। जाहिर है इसका मकसद नए साल के जश्न में खलल डालकर लोगों में दहशत पैदा करना था, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त कीव में कुछ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। कीव के सोफिया स्क्वायर पर कुछ परिवार इकट्ठे हुए थे। लोग खुश थे और नए साल के जश्न का कुछ पलों के लिए आनंद लेना चाहते थे। लेकिन तभी सायरन की आवाज गूंजने लगी और धमाके सुनाई देने लगे। अब यहाँ के लोगों की यही तमन्ना है कि साल 2023 शांति लेकर आए। Не было всяких ракетных ударов, обстрелов в подвалах. Счастье, чтобы Украина была красивая. यूक्रेन पिछले 9 महीने से युद्ध झेल रहा है। यहाँ के लोग रॉकेट और मिसाइल धमाकों के आदी हो चुके हैं। यूलिया का परिवार यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहर खेरसोन में रहता था। अब ये कीव में है। इनकी बस यही कामना है कि बम धमाके बंद होने चाहिए। Ми бажаємо, щоб цей рік все-таки приніс нам спокій, перемогу, щоб всі наші міста перестали бути під обстрілами. लेकिन यूक्रेन पर हमले फिलहाल रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। नए साल की देर रात तक कीव में धमाकों की आवाज गूंजती रही। पूरे शहर में मरघट जैसा सन्नाटा छाया रहा और शहर में ब्लैकआउट लगा दिया गया। नए साल पर जो शहर रोशनी से जगमगाता था वहां अंधेरा छाया हुआ था। इक्का दुक्का बिल्डिंग्स में ही लाइट जल रही थी। इंडिपेंडेंस स्क्वायर की सड़कें सुनसान थी। रात भर सायरन और धमाकों की आवाज गूंजती रही। लेकिन तनाव और दहशत के माहौल में भी कुछ लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ और उन्होंने बालकनी से ही नए साल की बधाई दी। Побажати миру в Україні, щоб було світло і було тепло, щоб нас нарешті залишили в спокої, щоб ми були вільні і незалежні. उधर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना के जवानों के साथ नए साल का जश्न मनाया। नए साल की बधाई देने के लिए पुतिन रूस के दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गए और ग्लास उठाकर सैनिकों के साथ टोस्ट किया।
और रूसी सैनिक भी जोश में भरकर चीयर्स करने लगे। 3. इस दौरान पुतिन ने रूसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सम्मानित किया और गिफ्ट भी दिया। इसके बाद पुतिन ने दक्षिण मिलिट्री हेडक्वार्टर से ही टीवी के जरिए देश को संबोधित किया। उनके पीछे सेना के जवान खड़े थे। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। Дорогие друзья, в любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником. पुतिन ने पहली बार क्रेमलिन से नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर से देश को संबोधित किया। पुतिन के नए साल के भाषण के बाद जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी जनता और सैनिकों के पीछे छिपे हुए हैं और पुतिन उनका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। कीव पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो यूक्रेन और ना ही रूस की जनता पुतिन को कभी माफ कर पाएगी। Сьогоднішній день ця російська ракетна атака – це не підсумок року, якби цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює, не отримують помилування. नए साल की रात भी जेलेंस्की ने साल 2022 में देश के नाम आखिरी संबोधन दिया। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना और इमरजेंसी सर्विसेज को उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे के लिए बधाई दी। जेलेंस्की ने कहा कि 24 फरवरी को जिस दिन हमला हुआ, उसी दिन हमने जीत की तैयारी शुरू कर दी थी। Новорічний день, ракети проти народу, саме проти народу. Це зробили нелюди. Нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кичаться. जंग के बीच नए साल पर रूस और यूक्रेन ने एक अच्छी मिसाल भी पेश की है। नए साल पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कुल 200 युद्धबंदियों को आजाद कर दिया और रिहाई के बाद रूसी सैनिक लाइन लगाए बस में बैठते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सेना के एक अधिकारी ने उनका वेलकम किया। Возвращением на родину. Добро पожаловать. 200 युद्धबंदियों की अदला बदली हुई। यूक्रेन ने 82 रूसी सैनिक रिहा किए और रूस ने 140 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा किया। रिहा किए गए यूक्रेनी सैनिकों में 132 पुरुष हैं और 5 महिला सैनिक हैं। इन्हें रूस ने तब बंधक बना लिया था जब मारियुपोल और स्नेक आइलैंड में भीषण जंग चल रही थी। वैसे युद्ध के दौरान दोनों देश पिछले कुछ महीने में कई बार युद्धबंदियों की अदला बदली कर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के बीच 5 लड़कों ने एक लड़की को कार से 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। इससे लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूटी से घर जा रही थी, तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद कार सवार युवकों ने लड़की से बर्बरता की और उसे 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में लेफ्ट और राइट की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा के लुई फर्नांडो कैमाचो की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सेंटा क्रूज शहर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया और सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। शुक्रवार शाम से शुरू हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पत्रकारों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और उन पर भी आंसू गैस के गोले निशाना साध कर दागे गए। हिंसा अगली सुबह शनिवार को भी हुई। सांता क्रूज शहर में कैमाचो समर्थक एक बार फिर सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। झड़प में वहां की एक महिला सांसद भी जख्मी हो गई। उनके सिर से खून निकलने लगा। Hay que denunciar el abuso bajo de estos policías serviles al movimiento al socialismo. विपक्ष के दक्षिणपंथी नेता लुइस फर्नांडो कैमाचो, जो स्थानीय गवर्नर भी हैं, उन्हें 2019 में सरकार गिराने की साजिश और आतंक के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद से ही उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाकिस्तान में आतंकियों ने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मंत्रियों के नामों के साथ साथ उनके मंत्रालयों की घोषणा भी कर दी और ऐलान किया कि वो जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-तालिबान के सदस्यों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अफगानिस्तान के एक पत्रकार ज़ैबुल्लाह लंगरी ने शेयर किया है। इस वीडियो में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की आजादी की बात कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान ने अपनी कैबिनेट को कई मंत्रालयों में बांटा है। बाकायदा इसकी लिस्ट जारी की है। इसमें रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राजनीतिक मामलों का मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, खुफिया विभाग, फतवा विभाग शामिल है। आतंकवादी संगठन की ये नियुक्तियां सुनने में बिल्कुल किसी नई सरकार के गठन जैसी हैं। तहरीक-ए-तालिबान ने जून में ही किए गए संघर्ष विराम समझौते को रद्द कर दिया था और इसके बाद से लगातार हमले कर रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान का अपनी सरकार की घोषणा करना ये उसी तरह से है जैसे 1990 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा कर दी थी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी सरकार घोषित कर तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान की संप्रभुता को सीधे चुनौती दी। तहरीक-ए-तालिबान ने रक्षा मंत्रालय की कमान मुफ्ती मुजाहिम को दी है। मुजाहिम अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। टीटीपी ने रक्षा मंत्रालय को उत्तर और दक्षिण जोन में बांटा है। नॉर्थ जोन में पेशावर, मलकंद, मर्दन, गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, जबकि साउथ जोन में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और झोब इलाके शामिल हैं। इस्तिशादी फोर्स भी रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, जिसमें फिदाइन हमलावरों का एक पूरा बेड़ा शामिल है। इस बीच तहरीक-ए-तालिबान के सरकार गठन के ऐलान से सरकार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हाई प्रोफाइल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के तीनों चीफ शामिल थे। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। ये वही संगठन है जिसने साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था। 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह से अलग है। इसे स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तालिब का मतलब होता है छात्र, जिसमें 13 अलग अलग आतंकियों का समूह शामिल है। इसका गठन साल 2007 में हुआ था। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इसका गठन किया गया था। टीटीपी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय है और टीटीपी का मकसद पाकिस्तान के जनजातीय इलाकों को आजाद कराना है। इसका मकसद पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करना भी है। टीटीपी के नेता पाकिस्तान में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की बात भी अक्सर किया करते हैं। उत्तर भारत में नया साल अपने साथ ठंड की एक नई लहर को लेकर आया है। राजधानी दिल्ली में नया साल शुरू होते ही ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही तापमान में गिरावट की आशंका जताई थी। नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पौड़ी पर स्नान किया। ठंड और कोहरे के बीच कई लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। नए साल के पहले दिन आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में खास सजावट की गई। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही जारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए पूरी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अमृतसर में भी नए साल के मौके पर लोगों ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की। सुबह सरोवर में कई श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और सुख शांति की कामना की। नए साल के अवसर पर चर्च में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने प्रार्थना की। नए साल की दस्तक के साथ ही कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर भी आ गई है। अमेरिका में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू करने वाला नया सब वेरिएंट भारत में भी मिला है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और यह अब तक मिले कोरोना के सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस पाया गया। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई। बताया गया कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का नाम XBB.1.5 है, जिसका भारत में पहला मरीज गुजरात में मिला। अमेरिका में कोरोना के 40% से ज्यादा मामलों में XBB.1.5 के केस सामने आए हैं। चूंकि ये वेरिएंट BQ.1 वेरिएंट की तुलना में 120% तेजी से फैलता मिला, इसीलिए इसे सुपर वेरिएंट भी कहा गया। चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी मिली कि इस वेरिएंट के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। अब गुजरात के मरीज में कोरोना का ये नया वेरिएंट कैसे पहुंचा, ये जानने की कोशिश तो हो ही रही है। साथ ही विशेषज्ञ ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भारत में इस वायरस का कितना असर होगा।
एक तरफ अमेरिका में कोरोना को बेकाबू करने वाले वायरस के गुजरात में मिलने से देश की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ नए साल के जश्न के तरीके ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद नए साल के स्वागत में पार्टी और जश्न का ऐसा धमाल मचा जिसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। जश्न के दौरान न कहीं मास्क दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बार बार सावधानी बरतने पर जोर दिया। पार्टी करें, पार्टी सावधानी से करें। मैंने 2 चीजें इसमें निकाली हैं अभी। पार्टी का जो ड्रेस कोड है उसमें मास्क को शामिल कर लीजिए, और हम लोग कहते हैं बिहेव योरसेल्फ, तो बिहेव योरसेल्फ का मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें दाखिल कर ली। लेकिन जिन्हें इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज करना था, उन्होंने अपनी मनमर्जी ही की। लेकिन नए साल के जश्न के दौरान बरती गई ऐसी लापरवाहियां देश पर कितनी भारी पड़ती हैं, इसका पता तो कुछ दिनों के बाद चलेगा। लेकिन इससे पहले चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ देश में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे और कुछ दिन पहले तक 100 से कम नए मरीज मिलने का आंकड़ा जब 3 अंकों में पहुंचा, तो इसके बाद उसे 200 को पार करने और इस स्तर पर बने रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान इसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 केरल के और 1 कर्नाटक के मरीज बताए गए। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.17% दर्ज किया गया, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.15% आंका गया। पिछले 24 घंटे में कोविड का पता लगाने के लिए 1,57,671 टेस्ट किए गए। अच्छी बात यह रही कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.80% हो गया। ये सच है कि इस वक्त देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन डरा नहीं रहे। लेकिन अब डरना जरूरी है, क्योंकि भले ही चीन में बीमारी को बेकाबू करने वाले वायरस से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में कोरोना फैलाने वाला सब वेरिएंट नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, इसका आकलन होना अभी बाकी है। और डर की बात यह है कि कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट गुजरात में मिला है। अमेरिका के कई शहरों में इसी XBB.1.5 वेरिएंट ने कोरोना को बेकाबू कर दिया, जिसे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में अब तक का सबसे तेज वेरिएंट पाया गया है और जो इंसान की कोशिकाओं पर हमला करने में अब तक का सबसे घातक वेरिएंट भी है। अमेरिका के XBB और BQ वेरिएंट की तुलना में इसके इन्फेक्शन की रफ्तार कई गुना ज्यादा है। BQ.1 के मुकाबले XBB.1.5 के इन्फेक्शन की रफ्तार 120% ज्यादा है और इस वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा मिली है। तो कोरोना को लेकर चिंता बढ़ रही है। जाहिर है कोरोना को लेकर अब किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से अब देश में जगह जगह सख्ती बढ़ने लगी है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी वजह से देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराया जाने लगा, जिसकी झलक दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी, जहां भीड़भाड़ को काबू किया जाने लगा और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता नजर आया। 2 साल पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो निशान लगाए गए थे, वो फिर से नजर आने लगे और सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। इसके अलावा वो सख्ती भी शुरू हो गई जिसका जिक्र देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही किया था। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा था अब उसे लागू कर दिया गया है। सरकार ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और बैंकॉक से आने वाले सभी फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट यात्रा से पहले ही पोर्टल पर डालनी जरूरी है। इसके अलावा विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों में करीब 2% के रैंडम टेस्ट का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। एक जूनियर कोच की शिकायत पर उनके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जिसके बाद संदीप सिंह ने सफाई दी और दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए झूठा आरोप लगाया गया। एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। संदीप सिंह ने जांच पूरी होने तक खेल विभाग का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है।
नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। दरअसल संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत की थी। पीड़िता का आरोप है कि मंत्री ने उसे अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो किसी तरह वहां से निकली। महिला की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उसमें उनको अलेज किया था, तो उस पर चंडीगढ़ पुलिस के 26 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। संदीप सिंह के खिलाफ पीछा करने, यौन प्रताड़ना और डराने धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच पुलिस ने मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच का भरोसा दिया है। पीड़ित जूनियर कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। पीड़ित महिला कोच के मुताबिक संदीप सिंह ने उससे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया, लगातार मैसेज करते रहे। इस दौरान संदीप सिंह बार बार मिलने का आग्रह भी करते रहे। पीड़िता के मुताबिक संदीप ने राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र लंबित होने की बात कहकर उसे मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो कुछ कागजातों के साथ मंत्री की कोठी पर मिलने के लिए तैयार हो गई। आरोप है कि इसी दौरान महिला कोच से छेड़छाड़ की गई। अपनी शिकायत में महिला कोच ने छेड़छाड़ की तारीख 1 जुलाई 2022 बताई है। महिला कोच का आरोप है कि नौकरी लगने से पहले ही खेल मंत्री ने उसे पहले दोस्ती करने के लिए कहा और बाद में गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश भी की थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि संदीप सिंह लंबे वक्त से उन्हें परेशान कर रहे थे और पद का फायदा उठाते हुए दबाव बना रहे थे। उसने आज अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की और अपनी आप बीती सुनाई। मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा कि जब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया तो उसे सामने आना पड़ा। तो इन्होंने हर वो चीज की, बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और संदीप सिंह को कड़ी सजा दिलाने की मांग की कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं उस चीज पे पूरा स्टैंड लूंगी और आखिरी दम तक मैं इस चीज पे लड़ाई करूंगी। पीड़िता ने दावा किया कि जब खेल मंत्री सलाखों के पीछे जाएंगे तो और भी ऐसी महिलाएं सामने आएंगी जिन्हें प्रताड़ित किया गया है। इस बीच हरियाणा की सरकार ने पूरे मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच का भरोसा दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मैंने सुनी है उनकी सारी बात, ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं मंत्री से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। वहीं कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल से निष्पक्ष जांच हो और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज ऋषभ पंत से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने डॉक्टरों से मुलाकात की और ऋषभ पंत की सेहत की जानकारी ली। महाराष्ट्र के नासिक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक देखा गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। यूपी के बांदा में प्रेमी प्रेमिका के पेड़ से लटके शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल आत्महत्या की आशंका जताई है। इंदौर में बाइक हटाने की बात को लेकर एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवकों ने छात्र को बीच सड़क पर दौड़ाकर चाकू से गोदा। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नए साल के पहले ही दिन उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल लॉन्च कर दुनिया को अपने खतरनाक इरादों से हैरत में डाल दिया है। इससे पहले कल भी उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने आज सुबह कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को प्योंगयांग से सुबह करीब 8 बजे दागा गया। मिसाइल करीब 400 किलोमीटर की दूरी तक गई और फिर कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समंदर में गिर गई। शनिवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के 24 घंटे से भी कम समय में यह कदम उठाया गया। शनिवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों की तस्वीरें भी आज जारी की गई।
ये सारे मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की देखरेख में किए गए। इससे पहले 18 दिसंबर को भी उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक नया सामरिक हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का परीक्षण किया था। आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया 7वीं बार परमाणु परीक्षण कर सकता है। यानी किम जोंग उन ने दुनिया को बता दिया है कि नए साल में उनके इरादे क्या हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन नए साल की पूर्व संध्या पर अपने देश के मिसाइलों के जखीरे को निहारते हुए नजर आए। 2023 के स्वागत के लिए प्योंगयांग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने वहां रखे रॉकेट्स और घातक हथियारों का मुआयना किया। प्योंगयांग के विशाल मई दिवस स्टेडियम में उत्तर कोरियाई सेना ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी। स्टेडियम के हर तरफ रॉकेट्स रखे गए थे। इस दौरान किम जोंग उन इन रॉकेट्स को बनाने वालों को बधाई देते दिखे। नए साल की पूर्व संध्या पर किम जोंग को सुपर लार्ज रॉकेट मिसाइल लॉन्चर भी सौंपा गया। समारोह में नए साल के स्वागत का जश्न भी मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सेना के जवानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कई सालों में पहली बार उत्तर कोरियाई टेलीविजन ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित इस प्रदर्शनी का सीधा प्रसारण नहीं किया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तर कोरिया नए साल में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से काम करेगा। साथ ही और अधिक शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का आदेश भी किम जोंग उन ने जारी किया, जिसका मकसद तेजी से जवाबी परमाणु हमला करना है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ये जानकारी दी। 신속한 핵 반경 능력을 기본 사명으로 하는 또 다른 대륙간 탄도 미사일 체계를 개발할 때 대한 과업이 제시됐습니다. बैठक में किम जोंग ने कहा कि परमाणु हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जरूरत है। उन्होंने देश के परमाणु शस्त्रागार में तेजी से वृद्धि करने का आदेश दिया। 상황은 전술 핵무기 다량 생산의 중요성과 필요성을 부각시켜주고 나라의 핵탄 보유량을 기하급수적으로 누릴 것을 요구하고 있다고 하면서 किम ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए देश की सैन्य शक्ति को भी तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया। किम ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान और साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर विरोध जताया और कहा कि किम जोंग उनके कदम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और अब तक अभूतपूर्व संख्या में किम जोंग की सेना ने मिसाइलें जापान की ओर दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने कहा है कि उत्तर कोरिया का कदम बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 군은 오늘 08시경부터 북한이 황해북도 중화군 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 3발을 포착하였습니다. जापान और साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। 昨年から立て続けにミサイル発射を繰り返し、朝鮮半島そして地域の緊張を著しく高めています。北朝鮮による一連の行動は我が国地域及び 2022 में किम जोंग उन ने रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल परीक्षण किए। उन्होंने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय खुलकर धमकियां दी। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और परमाणु हथियार बढ़ाने के इरादे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इसका असर नए साल में भी देखने को मिलेगा। 2023 के पहले दिन ही उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले साल उत्तर कोरिया ने 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। साल 2022 के आखिरी दिन उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 2022 में बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों के भी परीक्षण किए हैं। इसी के साथ उत्तर कोरिया ने जमीन से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया। 2022 में उत्तर कोरिया ने एक नया सामरिक हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का भी परीक्षण किया। 2022 में तो एक दिन ऐसा रहा जब उत्तर कोरिया ने 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी एक ही दिन में, जबकि 2021 में उसने इसी तरह से 8 और 2020 में उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। एक तरफ किम जोंग प्योंगयांग में मई दिवस स्टेडियम में रॉकेट के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के लोग किम इल सुंग स्क्वायर पर नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे थे।
इसके लिए काफी संख्या में प्योंगयांग में किम इल सुंग स्क्वायर पर लोग जमा हुए। इन लोगों के हाथों में न्यू ईयर 2023 लिखा हुआ बैनर था। कुछ लोगों ने हाथों में उत्तर कोरिया का झंडा थाम रखा था। संगीत की धुनों पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं नाचते भी दिखे। इस दौरान कुछ लोग लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन नाम का गेम भी खेलते दिखे। किम इल सुंग स्क्वायर पर देश का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई। नए साल के स्वागत में लगे लोगों और सैनिकों ने उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग और दिवंगत नेता किम जोंग इल की प्रतिमाओं के सामने फूल भी चढ़ाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोगों ने उत्साह के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में साल के आखिरी दिन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और ये लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोग जश्न में डूब गए। टाइम स्क्वायर में हजारों की संख्या में जुटे लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते नजर आए। The pandemic, after everyone losing loved ones, and it was a rough pandemic, and we just want a happy 2023. कोरोना से उबरने के बाद इस बार न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग फैंसी ड्रेस पहनकर आए थे। लोगों ने सिर पर चमकती टोपी और एक खास डिजाइन का चश्मा पहन रखा था, जिसमें 2023 लिखा था। Wish for a lot, but it's important to slow down and be grateful for what you got right now in order to move to the next level, you know? वहीं जश्न में डूबे कुछ लोग टाइम स्क्वायर में डांस करते नजर आए और अपने दोस्तों को नए साल की बधाई दी। नए साल के मौके पर लंदन की थेम्स नदी पर शानदार आतिशबाजी हुई। इस आतिशबाजी के जरिए ब्रिटेन ने रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन का समर्थन भी किया, जिसका सुंदर नजारा लंदन के आसमान में दिखा। यहां थेम्स नदी पर की गई आतिशबाजी में खास किस्म के पटाखे इस्तेमाल किए गए, जिससे आसमान यूक्रेन के झंडे के रंग का यानी नीला और पीला नजर आया। इस आतिशबाजी का मकसद रूस के हमलों का विरोध करना और यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाना था। वहीं लंदन में नए साल के मौके पर दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ को भी श्रद्धांजलि दी गई। फ्रांस के पेरिस में भी नए साल की रौनक देखने को मिली। यहां जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोग झूम उठे। पेरिस के चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू में इस बार नए साल को मनाने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। 2023, du coup, c'est une année, j'espère qu'il sera rempli de surprises. और जश्न की कुछ शानदार तस्वीरें सऊदी अरब के दुबई, जापान और थाईलैंड के बैंकॉक से भी सामने आई। यहां कोरोना के खतरे के बीच लोग नए साल के जश्न में डूबे नजर आए। और सऊदी अरब में जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। दुबई के बुर्ज खलीफा में लोगों ने शानदार आतिशबाजी और लेजर शो के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं कोरोना महामारी की वजह से सालों तक तमाम प्रतिबंध झेलने के बाद जापान में भी खुशियां देखने को मिली। नए साल की शुरुआत लोगों ने टोक्यो के सेंसोजी बौद्ध मंदिर में पूजा करके की। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते भी दिखे और लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर आया। विदेशी पर्यटकों से खचाखच भरा रहने वाला थाईलैंड भी नए साल के रंग के जश्न में रंगा दिखाई दिया। यहाँ आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวกันมากขึ้นก็คือ नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग तिरुपति पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर नए साल का जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे पर पहुंची, श्रद्धालुओं का जोश हाई हो गया। भगवान का जयकारा लगाते हुए लोगों ने नए साल का स्वागत किया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर और भजन कीर्तन गाकर नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान कुछ ऐसे भक्त भी पहुंचे जो कई साल से नए साल पर तिरुपति आ रहे हैं। और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता जाता है, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। माला तिरुपति बालाजी में हम लास्ट 13 साल से आ रहे हैं। हर 31st में हम लोग इधर ही गुजर जाता है और हमको इधर एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास रात भर भक्तों का तांता लगा रहा और लोग भगवान की भक्ति में लीन होकर नया साल मनाते दिखे। नए साल के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा वृंदावन में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जो भजन कीर्तन गाकर नए साल का स्वागत करते दिखे। भीषण ठंड में हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और भगवान की भक्ति में लीन दिखे।
वहीं वाराणसी के 80 घाट पर नए साल के मौके पर गंगा आरती की गई। गंगा आरती में लोगों की भीड़ देखी गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में नए साल पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। भस्म आरती में कई भक्त भी हुए शामिल। वहीं उज्जैन में नए साल की शुरुआत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती के साथ हुई। इस दौरान देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। हालांकि कुछ श्रद्धालु ही भस्म आरती के दर्शन कर सके। वहीं नए साल के पहले दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सूर्योदय होते ही बजरंगबली के दरबार में लोगों का तांता लग गया। इस दौरान भक्त भगवान का भोग लगाकर आशीर्वाद लेते दिखे। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर पर पहुंचे। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार नजर आई। इसमें माता वैष्णो देवी का दरबार भी था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान लोगों में माता के दर्शन को लेकर काफी उत्साह दिखा और जयकारे लगाते हुए भक्त वैष्णो देवी के दरबार की तरफ बढ़ते दिखे। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं अमृतसर में नए साल के पहले दिन लोगों ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की। इस दौरान अल सुबह श्रद्धालु यहां के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हुए नजर आए। उधर रामेश्वरम में साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचे और प्रेयर में शामिल हुए। नए साल के मौके पर देश भर के हिल स्टेशनों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। वहीं देश भर में डांस और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे की आहट आंकड़े बयां कर रहे हैं। सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्रिसमस के त्योहार से पहले ही लोगों को चेताना शुरू कर दिया था और नए साल के जश्न से पहले भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। क्रिसमस के दिन से देश में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए वो इसकी वजह बता रहे हैं। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन देश में कोरोना के 227 नए मरीज मिले और एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3424। इसके एक दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर को नए मरीज घटकर 196 हो गए, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 3428। इसी तरह 27 दिसंबर को 156 नए मरीज मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 3421। इसके एक दिन बाद 28 दिसंबर को नए मरीज मिले 188 और एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 3468। 29 दिसंबर को कोरोना के 268 नए मरीज मिले और एक्टिव मरीज बढ़कर हो गए 3552। 30 दिसंबर को नए मरीजों की संख्या 243 और एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 3609 और 31 दिसंबर को कोरोना के 223 नए केस सामने आए और 3653 एक्टिव मरीज सामने आए। यह आंकड़ा नए साल के पहले दिन 265 नए मरीज तक जा पहुंचा। हालांकि एक्टिव मरीज घटकर अब 2706 रह गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। रुड़की कार हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पंत की मां से भी मुलाकात की। इससे पहले देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचने पर सीएम पुष्कर धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की और उनका हेल्थ अपडेट लिया और फिर ऋषभ पंत से मुलाकात कर उनका हाल जाना। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पंत के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वो ठीक हैं। पंत का इलाज फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में ही चलेगा। वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के दोनों कर्मचारियों को सम्मानित करने का ऐलान किया। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कल हरियाणा रोडवेज ने भी ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए था। साथ ही युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया में नए साल का अनोखा जश्न देखने को मिला। राजधानी प्योंगयांग में जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं उत्तर कोरिया की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। ब्राजील में न्यू ईयर के जश्न के दौरान दिग्गज फुटबॉलर पेले को श्रद्धांजलि दी गई। फुटबॉल लेजेंड की याद में एक खास ड्रोन शो का आयोजन किया गया जिसमें पेले के जीवन को दर्शाया गया। अमेरिका के कई राज्य अब भी बर्फीले तूफान की चपेट में हैं।
न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में बर्फबारी तो रुक गई है, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ अब भी मुसीबत बनी हुई है। कोरोना महामारी के खौफ के बीच चीन के वुहान में नए साल का जश्न मनाया गया। शहर के पुराने क्लॉक टावर के सामने हजारों की संख्या में लोग 31 दिसंबर की रात को जमा हुए और जैसे ही रात के 12 बजे लोगों ने आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। इस दौरान लोग फैंसी ड्रेस में पहुंचे थे। चीन में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, फिर भी वुहान में एक ही जगह काफी संख्या में लोग जमा हुए। वुहान में लापरवाही की इस तस्वीर के सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि इससे कोरोना और तेजी से फैलेगा। हालांकि जश्न मनाने पहुंचे लोगों के मुंह पर मास्क भी दिखा। इस बीच नए साल के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना की मार झेल रहे अपने देश के नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने माना कि चीन में कोविड की लहर नए चरण में प्रवेश कर गई है और आने वाले समय में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 疫情防控进入新阶段，仍是吃劲儿的时候。 शी जिनपिंग ने महामारी रोकने और कंट्रोल करने के लिए और काम करने की जरूरत पर बल दिया। चीन के शंघाई में अस्पताल के बाहर कोरोना संक्रमितों के इलाज की तस्वीरें सामने आई हैं। शंघाई समेत कई शहरों में अब भी कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। शंघाई में अस्पताल में मरीजों को रखने की जगह तक नहीं बची, जिसके बाद अस्पताल के बाहर ही बेड लगाकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम अस्पताल के बाहर ही किया गया। एक डेटा फर्म के मुताबिक चीन में कोविड के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 9000 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 जनवरी से चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। Has decided out of an abundance of caution to require travellers from China to submit evidence before boarding their flight of a negative COVID test. एक रिपोर्ट में 23 जनवरी तक चीन में कोरोना से 5,84,000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। नए साल के पहले दिन मनाली में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद कई पर्यटक मनाली पहुंच गए हैं। बीती रात नए साल का जश्न मनाने के बाद आज कई पर्यटक हॉट एयर बलून की सवारी और पैराग्लाइडिंग करते दिखे। लखनऊ में आज विधानसभा कार्यालय में आग लग गई। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम ने मिनटों में आग को बुझा लिया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एमपी के सतना में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी दुकान राख हो गई। दिल्ली के यमुनानगर में कुछ बदमाशों ने एक युवती को उसकी कार समेत किडनैप करने की कोशिश की। हालांकि युवती के चिल्लाने पर चारों बदमाश भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी की वकालत कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा और सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। राशिद अल्वी ने राहुल गांधी को पीएम पद का नेचुरल उम्मीदवार बताया। कांग्रेस पार्टी ही एक नेशनल पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन के बाद भी रहेगी, तो राहुल गांधी बहुत नेचुरल उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे 2024 के अंदर। दरअसल राहुल गांधी ने भी कल बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की विचारधारा के तले सभी विपक्षी दलों को आने का प्रस्ताव दिया था। राहुल ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। इस बीच राहुल गांधी की पीएम पद पर उम्मीदवारी पर बीजेपी ने एक बार फिर से तंज किया है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है और हर राज्य में एक पीएम उम्मीदवार बैठा हुआ है। चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो, या वो ममता बनर्जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठा है। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि विपक्ष का सपना पूरा नहीं होगा और 2024 में एक बार फिर मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो विपक्ष में अभी उम्मीदवार को लेके ही द्वंद्व है, जबकि पूरे देश ने तय कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल की पीएम उम्मीदवारी पर विपक्ष के कई दलों की तरफ से ठंडा रिस्पांस सामने आया है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें राहुल के नाम पर कोई दिक्कत नहीं।
और विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम उम्मीदवार का नाम तय कर लिया जाएगा। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो सब चीज तय होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पलटवार किया और कहा कि उनकी नाम में हाँ छिपी। नीतीश कुमार के तो पार्टी के लोग कहते हैं कि उम्मीदवार हमारा नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, तो जब ना है तो उसको हाँ समझिए, ना में हाँ छिपा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने डाकघर फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सहित कुछ छोटी बचत जमा योजनाओं के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। इन छोटी बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.2 से लेकर 1.1% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी, जिसके बाद एनएससी पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8% की दर से ब्याज मिलेगा और डाकघर सावधि जमा योजना पर ब्याज दरें 1.1% तक बढ़ जाएंगी। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब सरकार ने छोटी बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई है। हालांकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की दरें नहीं बढ़ाई गई। गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और हीराबा को श्रद्धांजलि दी। और वडनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी गई प्रार्थना सभा में हीराबा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक नेताओं और धार्मिक संतों सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सफेद साड़ी पहनकर आई थी, जिन्होंने हीराबा को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। प्रार्थना सभा में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री नरेश गंगाराम रावल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य सहित कई बड़े नेता पहुंचे और हीराबा के संघर्ष को याद किया। देश सेवा जो प्रधानमंत्री ने की, इसमें इनके माताजी के बहुत बड़े आशीर्वाद रहे इनके ऊपर। 100 साल की उम्र में 30 दिसंबर को हीराबा का निधन हो गया था। 28 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 30 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भयानक सड़क हादसा हो गया। यहां पर कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई, क्योंकि रात 10:30 बजे जिस वक्त यह हादसा हुआ, लोग नए साल के जश्न में डूबे थे। लेकिन जैसे ही यह हादसा हुआ, इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि ईंटों से भरा ट्रक भी टक्कर के बाद पलट गया। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत कार की तरफ दौड़े और पुलिस की मदद से कार में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। के सामने मेगा हाईवे पर एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार में सवार 6 व्यक्ति में से 3 की मौके पर मृत्यु होगी। घटना के बाद 3 लोगों की सांसें अभी चल रही थी, जिन्हें पुलिस तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 जो घायल हुए थे उनको कार से निकाल करके इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय पल्लू में भिजवाया, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मृत्यु होगी। एक शख्स की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आज सुबह नर्सिंग होम में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने की यह घटना सुबह करीब 5:15 की बताई गई, जिसके बाद अस्पताल धू-धू कर जलता दिखाई दिया। आग की तेज लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। क्योंकि आग अस्पताल की 3री मंजिल में लगी थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में दिक्कत हुई। बिल्डिंग से धुआं निकलने के कारण अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मरने वालों में दोनों महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 86 साल और 92 साल बताई जा रही है। क्योंकि ये दोनों महिलाएं सीनियर सिटीजन थी, इसलिए जब आग लगी तो वो बिल्डिंग से बाहर नहीं भाग पाई और आग की चपेट में आने से दोनों महिलाएं बुरी तरह जल गई और उनकी मौत हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने तुरंत रेस्क्यू चलाकर बिल्डिंग में फंसे 13 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया। काफ़ी अच्छा काम किया है।
2 की डेथ हुई, बाकी 13 को रेस्क्यू पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने किया है। वहीं इस भीषण अग्निकांड में बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। आग लगने से बिल्डिंग की कई खिड़कियां टूट गई, जिसके बाद चारों तरफ कांच बिखरा नजर आया। अस्पताल में आग किस वजह से लगी, इसका खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि घटना के बाद अब फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। दिल्ली एनसीआर में आज से कोयले के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में चल रहे उद्योग 1 जनवरी यानी आज से कोयले का उपयोग नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए यह फैसला लिया था और आज से यह फैसला लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान से उसकी सर्विस राइफल छीन ली। घटना के बाद हथियार की बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नए साल के पहले ही दिन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलओसी का दौरा किया। सेना प्रमुख ने कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात जवानों से मुलाकात की और नए साल की शुभकामनाएं दी। दिल्ली एनसीआर में नए साल की शुरुआत भूकंप के तेज झटकों के साथ हुई। जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, उस वक्त भूकंप के झटकों से धरती कांप गई। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके रात 1:19 पर महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी देखने को मिली। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। राहत की बात यह है कि भूकंप से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि भूकंप की तीव्रता कम थी, इसलिए नए साल के जश्न में डूबे और गहरी नींद में सोए हुए लोगों को भूकंप का पता नहीं चल सका। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था। इससे पहले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी हरियाणा के मंडी जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिन बदलते ही साल बदल गया, लेकिन साल बदलने से पहले दिल्ली के मौसम ने भी बीते महीने एक बदलाव देखा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में दिसंबर का महीना 4 साल में पहली बार बिना बर्फीली हवाओं के बीता है। वहीं 7 साल में पहली बार दिल्ली में दिसंबर महीने में बारिश नहीं हुई और इस साल दिल्ली में साल 2019, 20 और 21 के मुकाबले शीतलहर ना के बराबर रही। 2021 में दिसंबर महीने में 4 दिन बारिश हुई थी, 2020 में 1 दिन तो 2018 में 2 दिन बारिश हुई थी। 2022 के दिसंबर महीने में दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड सरकार ने श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। देश भर में श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला वापस लेने की मांग उठ रही है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई शहरों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली के इंडिया गेट में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र स्थल घोषित करने की मांग की।